चलिए अब हम लोग बिहार का वीडियो सीरीज कर रहे थे। अब ये नोट्स 1 का वीडियो सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब ये मेरे नोट्स 2 का वीडियो सीरीज चल रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने नोट्स 1 में देखा था और अभी कुछ पॉइंट हम लोग जो है नोट्स 2 में देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है बिहार ओरिएंटेड कंटेंट है। और बिहार में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें फैक्ट जो है वो रैंडमली इस्टेब्लिश किया गया है। कुछ फैक्ट कभी इसमें कुछ आप ये फ्लो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिहार में जो है ना वो बहुत कुछ जो है छाट कर पढ़ना पड़ता है, तो इसमें फ़्लो नहीं है। इसमें वही सारे पॉइंट को इंक्लूड किया गया है जो पॉइंट ऑलरेडी बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये रैंडमनेस इसमें आ जाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उस पॉइंट को करवा रहा हूँ। तो ये मेरा नोट्स 2 है। इसके बाद और भी मेरे सारे नोट्स हैं। ठीक है, अब नोट्स 2 में देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि राजकुमार शुक्ला जो थे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मुरली भड़वा गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये पूछा जा चुका है, राजकुमार शुक्ला किस जगह से बिलोंग करते हैं, मुरली भड़वा। तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चंपारण सत्याग्रह में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। इन्हीं के चलते जो चंपारण सत्याग्रह हो पाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ सेशन हो रहा होता है, तो लखनऊ सेशन में जो है गांधी जी भी मौजूद थे। तो राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलते हैं और वो यहाँ चंपारण के बारे में और यहाँ के जो किसान के स्थिति के बारे से अवगत करवाते हैं। और फाइनली वो गांधी जी को मना पाते हैं कि आप यहाँ पर आकर के किसान की स्थिति को ठीक करने के रिक्वेस्ट करते हैं। तो फाइनली गांधी जी जो है वेस्ट बंगाल से ट्रेन पकड़कर पटना पहुँचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, पटना पहुँचते, फिर पटना के बाद फिर जो है मोतिहारी पहुँचते हैं 15 अप्रैल 1917 को। फिर 22 अप्रैल 1917 को ये पहुँचते हैं बेतिया। ठीक है, और फाइनली जो है ये एक इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है और जिसके मेंबर होते हैं गांधी जी भी होते हैं और इनकी वाइफ जो होते हैं कस्तूरबा गांधी भी होते हैं, कस्तूरबा गांधी भी होती हैं। और फिर साथ में जो है ये अपने JB कृपलानी जी भी होते हैं और अपने राजेंद्र प्रसाद जी भी होते हैं और भी इसमें मेंबर भी होते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें एक इंग्लिश मेंबर होता है जिनका नाम होता है सलाय। ठीक है, उसके नाम के एंड में आता है सलाय, तो ये भी मेंबर होता है। तो फाइनली ये इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट आता है तो उससे ये पता चलता है कि जो 3 कठिया सिस्टम होता है, ठीक है, 3/20 पार्ट में जो इन लोगों को मजबूर किया जाता था कि न कि इंडिगो उगाने के लिए और जो फिक्स प्राइस में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ही खरीदा जाता था। तो क्योंकि अंग्रेज़ को जो है उस समय जो है आर्टिफिशियल जो है कलर मार्केट में आ चुका था, जर्मनी के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था, जिसके चलते जो है अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था। तो वो अपने नुकसान को कंप्रोमाइज़ कर रहे थे ये 3 कठिया सिस्टम को करते हुए। और जो है इनका और एक्स्ट्रा पेमेंट जो है जो किसानों से लिया जा रहा था अगर इनको लैंड को ये जब किसानों को छोड़ रहे थे। तो इसी चीज़ को जब का आवाज़ उठाते हुए फाइनली इस सिस्टम को जो है बंद कर दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट आता है तो उसी के आधार पर फिर एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट आता है, जिसके तहत ये किया जाता है कि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से जो है वहाँ के लोगों का और ये किसानों का जीत होता है। ठीक है, और यहीं से जो है हमको सत्याग्रह का जो कंसेप्ट समझ में आता है, क्योंकि जब जैसे ही ये गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो वहाँ का जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो वो गांधी जी को जगह छोड़ने की बात करते हैं और जिसके चलते जो है बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं और ये लोग जो है सत्याग्रह के लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पर। तो इसको जब इतना बवाल देख करके वो जो है गांधी जी को नहीं जाने के लिए रोक लेता है। तो ठीक है, तो फिर गांधी जी जो है अपना कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो फिर ये हम लोग पूरा स्टोरी देख करके समझे। तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट आता है जिसके तहत ये ख़त्म कर देता है 3 कठिया सिस्टम को। तो ये पहला जीत होता है। तो इसके जो मूल सूत्रधार थे ये राजकुमार शुक्ला थे। अगर राजकुमार शुक्ला ना लखनऊ स्टेशन में जाकर के मिलते हैं ना इतना सारा कहानी होता, ना ये गांधी जी हमें मिल पाते। तो ये एक इम्पोर्टेंट
फैक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेकंड की, जो यहाँ पे कहता है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े वकील थे, ठीक है, और ये कहाँ पे, सिवान में एक जगह है जीरादई, ठीक है, तो वहाँ से ये बिलोंग करते। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, बहुत बड़े वकील थे, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो है सिवान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिवान में कहाँ से, जीरादई से, ठीक है। अब ये क्या था, चंपारण सत्याग्रह में मदद किए थे। जैसे मैं बताया ना कि ये जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पूरे समय से, और इंक्वायरी कमेटी के भी ये मेंबर थे, तो वो भी होता है। तो ये भी फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के बारे में बता रहा है। तो ये खुदीराम बोस जो थे ये, और प्रफुल्ल, ये मुजफ्फरपुर ये जो है बॉम्ब केस से ये संबंध रखते हैं। 1908 में क्या होता है कि किंग्सफोर्ड के ऊपर जो है वो कहीं जा रहे होते हैं, उसी के ऊपर जो है ये उन्हीं के ही गाड़ी के ऊपर जो है टांबा, ये घोड़ा गाड़ी या जो भी कहे, उसी के ये किंग्सफोर्ड जा रहे होते। तो ये उसके इनको मारने, किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया था ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। तो ये किंग्सफोर्ड के जो गाड़ी के ऊपर ये बॉम्ब गिराते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बॉम्ब नहीं गिरता, ये किसी और गाड़ी पे, काफिले पे बॉम्ब गिर जाता है, जिसमें चलते 2 महिला की मृत्यु हो जाती है। उसी डेथ पॉइंट पे ये स्पॉट डेथ हो जाती है। तो प्रफुल्ल चक्की जो है वहीं पे ही जहर खाकर खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन खुदीराम बोस जो है आत्महत्या नहीं करते हैं, और ये जो है कोशिश करते हैं कि हम ये अंग्रेज़ों के द्वारा ये फिर पकड़े जाते हैं, और फिर फाइनली जो है इनको जो है शहीद कर दिया जाता है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये खुदीराम बोस पहले ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, ठीक है, और ये बहुत कम उम्र के होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये मुजफ्फरपुर केस से रिलेटेड होता है। 1908 में ये चीज़ हुआ था। तो ये ईयर आप याद रखें, ये भी पूछा चुका है। 1908 होता है, ये किंग्सफोर्ड होता है, ये मुजफ्फरपुर केस है। कौन कौन था, प्रफुल्ल चक्की भी थे, खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस जो है वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग को। अब आते हैं कुछ फैक्ट जो ऑलरेडी है, इसमें हम लोग ने पहले भी देखे। डच फैक्ट्री कब था, 1632 में पटना में इस्टेब्लिश किए थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में 1657, फिर डेनिश कंपनी 125 साल बाद 1775 में। अब ये हो गया। 1918 में जो फेमस फिगर थे वो मजरुल हक थे, ठीक है। और ये जो डच जो फैक्ट्री स्टडी थी वहीं पे आज का पटना कॉलेज भी है, और शाहजहाँ उस समय रूल कर रहे थे। अब यहाँ पे ये कुछ छोटा सा फैक्ट है ज्योग्राफी का। ये गंडक नदी है, ये भागीरथी है, और फिर यहाँ ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, और ये भागीरथी है। तो ये सीरीज में मैंने ये लिखा है, ये पहले गंडक आता है, फिर बूढ़ी गंडक आता है, फिर बागमती आता है। ये बागमती जो है ये सीतामढ़ी से इंटर करता है, ठीक है। ये गंडक जो है, ये बूढ़ी गंडक, ये सब चंपारण से इंटर करता है, ठीक है। ये जो है मैंने ये कहीं से पढ़ा होगा, तो मैंने इस नोट में लिखा है, ठीक। 1918 के समय में मजरुल हक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था। एक मदर लैंड नाम का जो है न्यूज़पेपर लिख रहे थे और अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। और ये हम लोग भी जानते हैं कि ये 1717 में जो है फारूक सियार जो है फरमान देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो है बिहार बंगाल जो है उनको जो है दस्तक मिल जाता है, एक तरह का फ्री पास मिल जाता है, कस्टम ड्यूटी स्किप कर लेते हैं। और 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। फिर 1699 खालसा पंथ का शुरुआत किया गया था। इसे काट दिया गया है, इसको लेट ले। फिर 18 अप्रैल 1918 में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद रहना ही चाहिए। ये एक नया फैक्ट है, ये सारा पॉइंट जो है प्रीवियस नोट्स में कवर किया गया था, ये जितना भी पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कवर नहीं किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट नया है इस नोट्स के लिए, और ये पॉइंट टेक नया है इस नोट्स में। हालांकि और जितने भी सारा पॉइंट्स है वो ऑलरेडी पिछले नोट्स में बताया जा चुका है। तो ये 18 अप्रैल 1918 में जो है ये एनी बेसेंट पटना आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट ये बहुत उस समय प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे, क्योंकि होम रूल मूवमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया में यही रूल कर रहे थे, जिसका सेंटर था मद्रास, और पुणे और उसके आसपास वाले एरिया में बाल गंगाधर तिलक जो है उस रूल को लेके चल रहे थे, ठीक है। और इस रूल के साथ जो है ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर सब जो है इस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो बिहार में क्या होता है कि बिहार में 1917 में जो है ये एनी बेसेंट क्या होती है, 1917 में हम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट
चुनी जाती है। ये पहली महिला जो होती है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी जाती है। और इनका फिगर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना परमानेंट फिगर हो जाती है कि 18 अप्रैल 1918 को जो है एनी बेसेंट पटना आती है, ठीक है। और कहाँ पे रुकती है, किससे मिलती है, मजरूल हक के घर पे रुकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ रुकती है ये भी पूछा जा चुका है, मजरूल हक के घर पे रुकती है। तो सोचिए कि मजरूल हक उस समय कितने इंपॉर्टेंट फिगर थे। और यहाँ पे कहाँ आती है, पटना आती है। तारीख भी याद रखिएगा 18 अप्रैल 1918। तो 18 इधर भी आ रहा है, 18 इधर भी आ रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना। अप्रैल हो गया कि चौथा है, ठीक है। और हम लोग देखे थे ना कि अप्रैल में ही जो है कुंवर सिंह की जो है हत्या शहीद हुए थे 26 अप्रैल को। तो उस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं, अप्रैल में बहुत कुछ होता है इवेंट। तो ये भी हो गया। तो 18 अप्रैल को आई थी। और ये दोबारा फिर बिहार में आई थी, ठीक है। और ये दोबारा कब आई थी, ये जुलाई के मंथ में आई थी, फिर पटना आई थी, जुलाई के मंथ में आई थी। इसका तारीख एग्जैक्ट है, ये इसके 7 दिन बाद 25 जुलाई को आई थी। 25 जुलाई 1918 को फिर दोबारा पटना थी। ये पटना 2 बार आई थी, ये भी पूछा जा चुका है कि पटना के 1 बार आई है, नहीं 2 बार आई है। एक बार 18 अप्रैल, फिर इसका 3 महीने बाद जो है जुलाई मंथ में 25 जुलाई 1918 को ये आई थी। तो दूसरा एक और आता है, एक फैक्ट क्या है कि अनुशूलन समिति है, पटना में अनुशूलन समिति इस्टेब्लिश होता है। और ये पटना में कहाँ पे होता है, ये पटना में 1913 में होता है। 1912 में पटना जो बिहार का जो बाइफर अलग हो जाता है बंगाल से, 1913 में क्या होता है, अनुशीलन समिति पटना में जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। किनके द्वारा है, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, SNS सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है 1913 में अनुशीलन समिति जो है पटना में 1913 में इस्टेब्लिश किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है 1922 में कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन हम लोग को पता है कि 1922 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में पटना भी रहेगा लेकिन आपको गया मानना है। 1922 में कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। तो इस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, इस समय के प्रेसिडेंट थे CR दास, जिनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। और इनको जो है दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो 1922 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, तो इन टोटल नंबर में तो टोटल ये 37वां कांग्रेस का सेशन था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, CR दास ये भी याद रखिएगा, ये गया में हुआ था ये भी याद रखिएगा, और ये ईयर भी याद रखिएगा 1922, ठीक है। अब आता है ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा ये क्या थे, बिहार के पहले CM थे। फर्स्ट CM ऑफ बिहार का अगर नाम आ जाएगा तो वो श्री कृष्ण सिन्हा के पर आप टिक लगाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आता है कि पहला सेशन अब जो कांग्रेस का हेल्ड कहाँ हुआ था बिहार में, वो बांकीपुर में हुआ था, पटना में। बांकीपुर कहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है, ये बांकीपुर पटना में है, ठीक है, भागलपुर में नहीं है। ऑप्शन में भागलपुर भी था, बहुत लोग भागलपुर भी मार के आए थे। ये बांकीपुर जो है पटना में है। शायद ये 66वीं BPSC में पूछा था। तो ये पहला सेशन जो है कांग्रेस जो है बिहार में कहाँ हेल्ड हुआ था, वो पटना बांकीपुर में होता है। ये 1912 में होता है, ठीक। इसके 10 साल बाद जो है यहाँ पे गया में होता है इंडियन कांग्रेस सेशन बिहार में। तो ये 10 साल के गैप में होता है। और 1912 में क्यों होता है, 1912 में ही जो है बिहार जो है बंगाल से अलग होता है। तो इस समय के प्रेसिडेंट क्या नाम था उनका, RN मुधोलकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, RN मुधोलकर होता है। ये 27वां सेशन था और ये 37वां सेशन, ठीक है। तो ये RN मुधोलकर भी याद रखिएगा, ये नाम याद है। अब ये क्या होता है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स होता है वो पटना विजिट करते हैं। ये कब विजिट करता है प्रिंस ऑफ वेल्स, ये 22 दिसंबर 1921 को विजिट करते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या ये भी पूछा चुका है कि प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार विजिट करते हैं, हाँ ये बिहार विजिट करते हैं। कब करते हैं, ये 22 दिसंबर 1921 को करते हैं, 22 दिसंबर 1921 को करते हैं। और इसका जो है कंप्लीट बॉयकॉट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 1937 का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ रहता है, तो फिर इसमें किनको बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को जो है इनका ये बनाया जाता है, पदभार संभालने के लिए जाता है श्री कृष्ण सिन्हा जी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1937 का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, तो फिर जो फाइनली रिजल्ट होता है तो श्री कृष्ण सिन्हा जी को जो है हेड बनाया जाता है, ठीक है इसका। तो फिर ये हो जाता है। अब 26 जनवरी 1940 को क्या होता है कि इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में। तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी जो है 1930 को जो है हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे जो है मनाना स्टार्ट कर देते हैं 26 जनवरी 1930 से ही। और 26 जनवरी 1940 को जो है बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस समय होता क्या है कि स्टूडेंट जो है इसमें सेलिब्रेशन करते हैं। और जयप्रकाश नारायण, ये इस 1940 को इसलिए याद किया जाता है कि जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्पीच डिलीवर करते हैं जमशेदपुर में एक स्पीच डिलीवर करते हैं। तो ये होता है, ये इस
इसलिए इस 26 जनवरी 1940 को याद किया जाता है, जिसके चलते ये जैसा स्पीच डिलीवर करता है तो फिर इनको जेल हो जाता है। फिर 53rd सेशन होता है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मार्च 1940 में होता है। तो ये 1940 में होता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये रामगढ़ में होता है, ठीक है, जो आज के झारखंड में रामगढ़। तो वहाँ पे झारखंड में, तो इसके फिर प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हो जाता है, ठीक है। और ये जो 1940 से लेकर के ये सेशन फिर जो है 1946 तक कोई यही प्रेसिडेंट रहता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं, इसके बीच में कोई सेशन होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो और 1940 में एक और इवेंट होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो होता है इंडिया लेवल में, तो विनोबा भावे को चुना जाता है, फिर जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। और बिहार के लेवल में सबसे पहले किन को चुना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को चुना जाता है, फिर अनुग्रह नारायण को चुना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, बिहार में कौन था, सबसे पहले श्री कृष्ण सिन्हा, फिर उसके है अनुग्रह नारायण। देखिए कहीं कहीं इसको सिंह भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक में इसको सिन्हा भी लिखता है, ठीक है। तो आप इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो ये श्री कृष्ण सिंह और फिर अनुग्रह नारायण, ठीक है। फिर आता है राजेंद्र प्रसाद। तो फिर राजेंद्र प्रसाद के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जो प्रोमिनेंट लीडर होते हैं उनको जो है अरेस्ट कर दिया जाता है। तो उसमें से एक राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, जो बांकीपुर जेल में इनको रखा जाता है 9 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या होता है, 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल में इसको रखा जाता है। अब नेपाल में क्या होता है, नेपाल में फिर एक यहाँ एक फैक्ट आता है कि 1943 में जब जयप्रकाश नारायण जो होता है, जब जेल से भाग करके नेपाल चले जाते हैं, तो वहाँ पे राम मनोहर लोहिया और भी लोग होते हैं, तो उनके साथ मिलकर एक आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर इनको जब आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, ये वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश के ख़िलाफ़। तो फिर क्या होता है, फिर फाइनली जो है जयप्रकाश नारायण को पकड़ लिया जाता है और हनुमान नगर जेल में रख दिया जाता है, ठीक है। अब ये जब 9 अगस्त 1942 को जब ये प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट कर दिया जाता है, तो 11 अगस्त 1942 को क्या होता है कि 7 जो स्टूडेंट होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। कहाँ पे शहीद होते हैं, पटना के सेक्रेटरीट में, वहाँ पर झंडा फहराने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो है 7 जो स्टूडेंट होते हैं उन पर जो है गोली चला दी जाती है। तो ये तारीख याद रहना चाहिए, 11 अगस्त 1942 को, ये 11 अगस्त 1942 को होता है। और कितने स्टूडेंट होते हैं, ये 7 स्टूडेंट होते हैं, तो इनका नाम भी याद रहना चाहिए। तो मेरे नेक्स्ट नोट्स में इनका एग्जैक्ट नाम और ये एग्जैक्ट किस जगह से ये बिलोंग करते हैं वो सारा चीज़ दिया गया है। तो बीपीएससी जिस तरह से अपना टफनेस बढ़ा रही है, तो हमें उनका नाम भी याद रहना चाहिए। तो खैर हम लोग इसको अपने नेक्स्ट नोट्स में देख लेंगे। तो ये तारीख आप याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को। फिर ये हो गया कि अब समय जो चल रहा था, इस समय श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो अभी टॉप मोस्ट लीडर बन चुके थे बिहार के, ठीक है। और फिर सेकंड टॉप मोस्ट में आ जाते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट लीडर आ चुके थे, और ये उम्र में भी काफ़ी थे। और जयप्रकाश नारायण इस समय वो यंग फेज में थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण यंग थे। तो लगभग ये लोग एक ही उम्र के थे, श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो है काफ़ी यंग थे। तो अब आता है समय जैसे बीतता है, तो फिर 1946 में ब्रिटेन में एटली जो है पावर में आता है, ठीक है, एटली पावर में आ जाता है। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, कौन पावर में आते हैं, एटली कब आते हैं, 1946 में आते हैं। ये किस पार्टी से होता है, लेबर पार्टी भी आता है ऑप्शन में, कंजर्वेटिव भी पार्टी रहता है, तो आपको लेबर पार्टी माना, लेबर पार्टी ये पावर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिखा गया है कि जो श्री कृष्ण सिंह जो थे, इनको जो है श्री बाबू के नाम से भी जानते थे, या बिहार केसरी से भी जानते थे। इनको पहला सीएम ऑफ बिहार कहा जाता है। हम लोग देखें ना कि 1937 का जो इलेक्शन होता है, और फिर जो है इनको हेड बनाया जाता है श्री कृष्ण सिंह को, तो वो पहले जो है सीएम ऑफ बिहार के रूप में हमको मिल जाते हैं। तो श्री बाबू भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद करें, श्री कृष्ण सिंह है तो दोनों में श्री आ रहा, तो इसमें भी श्री आ रहा, तो उस तरह कभी कर सकते थे, ठीक है। और कैसे कृष्ण है और कैसे केसरी है, तो उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो पहले सीएम ऑफ बिहार है ये,
ठीक है। और पहले पीएम ऑफ बिहार अगर पूछेगा तो वो मोहम्मद यूनुस रहते हैं, ठीक है। अगर पहला पीएम अगर पूछा जाए तो ये जो है मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है कि कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि डायरेक्ट एक्शन डे कब किया जाता है। ये 16 अगस्त 1946 को किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो बात नहीं मानी जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ही बोलते हैं कि अब हम लोग को जो है डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। अब वायलेंस करते हैं तो फिर जो है उनका पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है 16 अगस्त 1946 को किया जाता है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को, 47 नहीं है यहाँ पे, 16 अगस्त 1946 है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर आता है जयराम दौलत राम। श्री जयराम दौलत राम कौन होते हैं? ये पहले गवर्नर होते हैं बिहार के, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये तारीख भी पूछता है कि ये कब थे। ये 14 अगस्त 1947 को बने थे। ऑप्शन में 15 अगस्त भी रहेगा, ठीक है। तो आपको मानना है 14 अगस्त 1947 को जयराम दौलत राम थे पहले गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जो 12 अप्रैल 1946 को क्या हुआ था, ये गवर्नमेंट ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर जो बैन ख़त्म कर दिया था, ठीक है। हम लोग ने देखा था कि 1934 में जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। फिर फाइनली जो है 1946 में, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट में सभी जो कांग्रेस पार्टी की जो भी एरिया था या जो भी उसका एसेट था वो उसको सबको सीज कर लेती है। लेकिन फाइनली एग्रीमेंट साइन होता है और फाइनली उसमें क्या आता है कि जो 1940 में कि जो कांग्रेस के ऊपर जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसको दे दिया जाता है और साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर जो बैन हटा दिया जाता है। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। किसके ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं? एक तो बहुत उम्रदार हो चुके थे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये 1907 से ही एक्टिव रहते हैं, बिहार टाइम के समय ही एक्टिव रहते हैं, न्यूज़पेपर में लिखना, ये करना वो करना। तो बिहार अब ये बहुत ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 9 दिसंबर 1946 को इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली का घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप तारीख याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को घोषित किया जाता है। फिर 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और मुखर्जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा होते। तो ऑप्शन में दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर भी रहेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये दिसंबर में हुआ है, ठीक है। 1946 भी याद रखेगा। फिर 11 को ये होता है राजेंद्र प्रसाद। फिर एक 3 जून प्लान करके बड़ा फेमस होता है। ये 3 जून प्लान होता क्या है? तो ये 3 जून प्लान आया था, 3 जून 1947 को आया था। तो इसमें क्या आया था ये इस प्लान में कि एटली ने बोला था कि हमको जल्दी से जल्दी इंडिया के हाथ में पावर सौंपना है। तो ये बोला कहते कि कोई अपने लोगों को बोल रहा था कि कोई प्रोसीड्योर बनाओ कि जितना जल्दी से हो सके कि 3 जून 1947 तक में जो है हमको जो है इंडिया के हाथ में पावर दे करके चले जाना है, ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन छोड़कर चले आना है। तो ये अब जो 3 जून 1947 को ये लास्ट फाइनल डेट रखा गया था, ठीक है। इसको इसलिए याद किया जाता है कि एटली ने ये ऑर्डर दिया था कि इंडिया के हाथ में पावर दे करके ये फाइनली 3 जून को हम लोग तक लास्ट डेट के रूप में याद करते हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट फिगर है जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आता है कि ये क्या है कि 1889 से लेकर के 1950 तक ये मतलब कि इनका जीवन काल रहता है, ठीक है। इनको किसान प्राण के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखिए कि किसान प्राण से किन को जानते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण के नाम से जानते हैं। इनका एक्टिव रोल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। हम लोग जानते हैं 1 अगस्त 1920 से लेकर के और जो है 12 फरवरी 1922 तक जो है ये मूवमेंट चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जो चौड़ी चौड़ा जो 5 फरवरी को जो इवेंट हुआ था उसके चलते ये ख़त्म कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे इसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बीटा में है, पटना में जो है एक बीटा है, बीटा जगह, बीटा में एक आश्रम का निर्माण करते हैं और गाजीपुर जो में भी आश्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार में इनका जन्म नहीं हुआ था, ये यूपी में जन्म हुआ था। तो गाजीपुर का आश्रम का भी ये निर्माण करते हैं, ठीक है। अब 1929 में क्या होता है, ये बिहार प्रोविजनल किसान सभा का भी गठन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हालांकि इनका ये जो बिहार प्रोविजनल किसान सभा का घोषणा 1928 में ही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मली रूप से जब इस्टेब्लिश कब करते हैं 1929 में करते हैं। ये घोषणा कहाँ की थी? सोनपुर में की थी,
ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं जो इस बिहार प्रोविजनल किसान सभा और यह स्वामी सहजानंद से काफ़ी प्रभावित और जुड़े रहते थे। पहला नाम था करियानंद शर्मा, ठीक है। ये पूछा जा चुका है, करियानंद शर्मा किस समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और किससे बिलोंग करते थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के समय से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे और एक्टिव रहते थे यहाँ पे बिहार 1929-30 के समय। तो करियानंद शर्मा हो गया, राहुल संक्रत्यान हो गया, पंचानंद शर्मा हो गया। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये सब इंडिविजुअल का नाम, कि राहुल संक्रत्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिर जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लेता है और बौद्ध धर्म को फलने फूलने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनको घुमंतु भोटिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है एक बुक लिखे थे जो गंगा टू वोल्गा करके एक बुक है, ठीक है। ये ट्रैवल करते रहते हैं, पूरा भारत ट्रैवल करते हैं, श्रीलंका ट्रैवल करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री ट्रैवल करते हुए रसिया पहुंच जाते हैं। तो ये सारे बुक में उनका एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो पंचानंद शर्मा, तो ये सारा चीज़ पूछा जाता है, जो करियानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संक्रत्यान, ये किससे संबंध रखते हैं। तो आप इसका संबंध स्वामी सहजानंद सरस्वती है या किसान सभा से है या बिहार प्रोविजनल किसान सभा से है, ठीक है। ऐसे इस सबको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और इसको हेड कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती ही करते हैं। तो ऑल इंडिया किसान सभा कब है? 1936 लखनऊ में। फिर 1934 में बिहार में बहुत बड़ा फमाइन आया था और अर्थक्वेक भी आया था बिहार में। तो इस समय किसान का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। और इस समय जो है राजेंद्र प्रसाद जो है बढ़ चढ़ करके जो है अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे आता है एक महाराजा ऑफ दरभंगा जो है एक पार्टी का निर्माण करते हैं, जमींदार को मिला करके एक पार्टी बनाते हैं, यूनाइटेड पार्टी ऑफ जमींदार, ठीक है। महाराजा ऑफ दरभंगा, ये लोग क्या करते थे, ये जमींदार मिल करके एक पार्टी बनाते हैं। और ये जो थे ना सहजानंद सरस्वती, ये जमींदार के खिलाफ थे, क्योंकि किसान का सबसे ज़्यादा हक जो है वो जमींदार के द्वारा ही मारा जाता था। और हम लोग जानते थे कि न कि 1919 के समय से विद्यानंद जो थे वो भी किसान के लिए लड़ रहे थे दरभंगा में। तो ये भी जो है किसान के जमींदार के खिलाफ जो है ये भी लड़ रहे थे, ठीक है। कि किसान के खिलाफ नहीं, किसान के साथ थे और किसान के खिलाफ जो काम करते जमींदार उसके खिलाफ लड़ रहे थे ये। तो ये क्या करते हैं, इनके मदद से जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की मदद से जो है बहुत सारा एग्रेरियन रिफॉर्म आता है। और बोलते थे कि ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं कि किसान को जो है हमेशा ऑर्गेनाइज करके रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए। ये हमेशा बोलते थे कि किसान को हमेशा एक लट रखना चाहिए अपने पास। क्यों लट रखना चाहिए? कि जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें एक ये कोटेशन इनका बड़ा फेमस होता है लाइन, तो बोलते कैसे लोगे माल गुजारा लट हमारा जिंदाबाद। तो ये जो सेंटेंस है ये इन्हीं के द्वारा बोला जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बोला जाता है। ये गांधी जी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। फाइनली जो है 19 अप्रैल 1940 को जो है सहजानंद डे जो है मनाया जाता है, 19 अप्रैल 1940 को। तो ये आप देख रहे कि अप्रैल में कितना हर बहुत चीज़ हुआ। अप्रैल में ही एनिवर्सरी, यहाँ पे अप्रैल में ही कुंवर सिंह जो है शहीद हुए और अप्रैल में ही अब यहाँ पे देखिए कि सहजानंद डे मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक हुंकार में लिखा करते थे। हुंकार जो है वीकली आती थी, मैगजीन है। तो ये हुंकार में सहजानंद सरस्वती जी जो है वो लिखा करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। हुंकार में कौन लिखते थे? सहजानंद जी लिखते थे। फिर इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी, मुझे इनके खुद के द्वारा लिखा गया है। तो मेरा जीवन संघर्ष, ये इनका बुक का नाम था, मेरा जीवन संघर्ष। तो ये बुक किससे बिलोंग करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ये बुक का नाम याद रहना चाहिए, मेरा जीवन संघर्ष, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे ये सारा सवाल पूछा जा चुका है, ये हुंकार भी पूछा चुका है, ऑटोबायोग्राफी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे ये भी सवाल पूछा, 1922-23 में किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था, किनके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर जुबैर दोनों में गेर आ रहा है, ठीक है। और श्री कृष्ण के द्वारा जो है किसान सभा 1922-23 में, ईयर याद रखिएगा, ये हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि किसान और जमींदार एक दूसरे के खिलाफ थे। तो किसान के साथ कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और जमींदार के साथ कौन थे? सभी जमींदार आपस में ऑर्गेनाइज थे। और महाराजा दरभंगा वो जमींदार के ही साथ थे, ठीक है। कांग्रेस इस दोनों का फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। 1937 का जो इलेक्शन होता है ना प्रोविंस का, तो
ये क्या होता है कि पहले जो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा होता है तो इसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करता है। तो कांग्रेस बोलता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो क्योंकि इनके साथ किसान रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इनके साथ रहते हैं। तो ठीक है, तो फिर जब इनके बात पर भरोसा कर लेते स्वामी सजानंद सरस्वती जी, तो फिर वो बोलते कि ठीक है, वो अपना सपोर्ट INC को दे देते हैं। और फाइनली 1937 में जो इलेक्शन होता है तो वो जो किसान जो है वो इनको वोट किया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट देता है। और फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है बिहार में भी। और लेकिन क्या होता है कि जीतने के बाद जो है ना, स्वामी सजानंद को जो है साइड कर दिया जाता है कि ठीक है, ये एक तरीके से कैरेटिस्टिक मॉडल, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कैरेटिस्टिक मॉडल पे काम होता है कि पहले प्रलोभन दे दे कि हाँ हाँ बढ़िया चीज़ करेंगे, ये है वो है, लेकिन फिर बाद में जो है इनको साइड लाइन कर दिया गया, जैसे मोमेंट है। तो ये कि हम लोग समझ सकते हैं। अब आता है दूसरा प्रोमिनेंट फिगर कौन सा है, जयप्रकाश नारायण है। इनको लोक नायक भी कहते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक, ठीक है, न से नारायण, न से नायक, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में लोक के जगह पे जन नायक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको लेकिन याद रखना कि ये लोक नायक थे, जन नायक कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। तो ये एक हमको याद रखने का चीज़ है, फैक्ट ये हो गया। अब ये कहते हैं 1974 में ये टोटल रेवोल्यूशन लीड करते हैं। टोटल रेवोल्यूशन जो हम लोग का होता है जिसको कहते हैं पूर्ण क्रांति, तो यहाँ पे जो है तो इसको लीड करते हैं। तो ये किसके अगेंस्ट था, ये जो उस समय का जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट था, जो इंदिरा गांधी का सरकार था, उसके खिलाफ था। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के ऊपर चार्ज लगाया था कि जो इलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हुआ था, उसमें धांधली हुई थी। तो इसी को मुद्दा बना करके जो है संपूर्ण क्रांति जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको कहते हैं टोटल रिवॉल्यूशन। और इसको कौन लीड करता है, जयप्रकाश नारायण। और क्या होता है इन रिएक्शन में क्या होता है कि इनको ये नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी लगा देती है, ठीक है। अब 1900 इसके फिर रिस्पॉन्स में क्या होता है, इमरजेंसी लगता है। फाइनली जो है 1977 में जनता पार्टी उभर कर के आता है, जनता पार्टी उभर कर आता है। तो ये पहला जो है जनता पार्टी का सरकार 1977 में इलेक्शन जब किया जाता है इमरजेंसी के बाद, तो उसमें जनता पार्टी जीतती है। और ये पहला नॉन कांग्रेस जो सरकार जो है यहाँ भारत में बन कर आता है, तो सेंट्रल लेवल पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर पे कौन था, जनता पार्टी, ठीक है। और ये आप ये ईयर भी याद रखिए 77 है। इसको कैसे है कि जनता में ये होता है ना, ये हल्का 7 की तरह दिख रहा है, इसको अगर हम इमेज कर लेंगे तो 77 में है, 78 नहीं मानना। तो इसके सबसे पहले जो बने थे प्राइम मिनिस्टर वो थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिए ये फैक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा जो है इसको लीड करते हैं जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण कहाँ पे जन्म लेते हैं, ये सीवान के बगल में एक सारण जिला है जिसको सिताब दारा जो गांव है वहाँ पे सिताबदरी दियारा, वहाँ पे जो है ये जन्म लेते हैं सारण जिला में जयप्रकाश नारायण। तो वो कौन सा साल होता है, वो होता है 11 अक्टूबर 1902 में, ठीक है। और ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के स्टूडेंट भी होते हैं। अब यहाँ ही इसी के बगल में जो सारण के बगल में जो जिला है सिवान, वहाँ पे कौन जन्म लेते हैं, वहाँ राजेंद्र प्रसाद जी जन्म लेते हैं, जो कि जीरादेई के थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम के 20 दिन पहले ये पटना कॉलेज छोड़ देते। पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो 20 दिन पहले ही फाइनल एग्ज़ाम के ये पटना कॉलेज छोड़ देते हैं। और फिर कहाँ चल जाते हैं, US चल जाते हैं हाई स्टडी के लिए। और वहाँ पे बर्कले यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई करते हैं। और फिर वो भारत रिटर्न होते हैं 1929 में। और फिर क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और 1932 में क्या होता है, ये जेल चले जाते हैं क्योंकि ये CDM में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। उस समय जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा होता है, तो ये जेल चले जाते हैं। 1933 में भी ये जेल में रहते हैं। वहाँ पे नरेंद्र देव से मिलते हैं, उनसे इनकी मित्रता बढ़ती है नरेंद्र देव से। फिर फाइनली 1934 में क्या होता है, एक जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है लेकिन बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूरा एग्जैक्ट नाम है, का निर्माण होता है 1934 में। और इसके प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र देव जो बनते हैं, और उनके जो सचिव जो है वो ये बनते हैं जयप्रकाश नारायण बनते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र देव को आचार्य नरेंद्र देव भी इससे भी जानते हैं। तो इसके ये चीज़ हो गया, ठीक है। और मिन्नू मसानी ये सब भी उसके मेंबर रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नरेंद्र देव और ये
जयप्रकाश नारायण जो नाम है इनका, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, ठीक है। फिर इनको 1939 में फिर ये जेल जाते हैं, मतलब जेल जाने का इनका सिलसिला बहुत बढ़ रहा है कुल मिलाकर ये देखा जाए। 1939 में फिर ये जेल जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे लिखा 1948 में जो है आज़ादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। गांधी मर गए थे उस समय, और उनके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ये छोड़ देते हैं। 1952 में क्या करते हैं, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है, प्रजा समाजवादी पार्टी या जो भी कहा जाए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करते हैं 1952 में, ठीक है। और ये भूदान मूवमेंट जो चल रहा होता है उसका ये भी हिस्सा रहते हैं। और ये भूदान मूवमेंट हम लोग को पता किन के द्वारा जो है, विनोबा भावे के द्वारा जो है चालू किया जाता है, और वो इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसका हिस्सा भी बनते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है ये मतलब कि क्या बोला जाए कि 1979 में मतलब ये शरीर छोड़ देते हैं। तो ये एक जयप्रकाश नारायण के बारे में नटसेल में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर और भी जैसे फैक्ट है इनका, जैसे कि हजारीबाग के में ये जेल में थे, फिर वहाँ से निकले थे, तो फिर वहाँ पे नेपाल में जाकर के आज़ाद रास्ता बनाए थे। तो मैंने वो प्रीवियस नोट्स में भी बताया है, और अगर आगे के नोट्स में भी अगर कुछ पॉइंट रहेगा तो मैं बताऊँगा। तो जितने भी मेरे नोट्स का वीडियो आ रहा है ना, तो वो मतलब कि कुछ पॉइंट एक नोट्स में, कुछ पॉइंट दूसरे नोट्स में, कुछ पॉइंट तीसरे नोट्स में है। तो आप किसी नोट्स को स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट अगर जानना है तो। नहीं तो अगर एक नोट्स का अगर वीडियो सीरीज देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ फैक्ट आप में जो है आपका छूट जाएगा। तो इसलिए आपको ये नोट्स 1, फिर नोट्स 2, फिर नोट्स 3 का जो वीडियो सीरीज आने वाला है, तो आप उसको सारा जो है आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब आता है अनुग्रह नारायण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये कहाँ के थे, ये औरंगाबाद के थे। अनुग्रह, ए फॉर अनुग्रह नारायण और ए फॉर औरंगाबाद, ये भी लॉयर थे, ठीक है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको बिहार विभूति से नाम से जानता है या बाबू साहेब नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, बिहार विभूति। तो ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम आपको याद रहना ही चाहिए, कौन से पर्सनालिटी को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया श्री कृष्ण सिंह के बारे में एक यहाँ पे है। ये पहले सीएम ऑफ बिहार के थे। अगर फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार बोला जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह, और फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार बोला जाएगा तो मोहम्मद यूनुस का नाम आएगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये मुंगेर से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये इन्हीं के मदद से जो है देवघर में आज मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहाँ शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पे जो है ना एंट्री नहीं था, बहुत कम ही लोग वहाँ पे एंट्री करते थे। दलित का तो एंट्री ही नहीं था वहाँ पे, जो आज के शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते थे वहाँ पे एंट्री नहीं होता था। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ही जो है ये दलित को एंट्री मिला। पहले दलित लोग वहाँ एंट्री नहीं करते थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह की मदद से ही देवघर में जो है दलित को एंट्री मिला। और श्री कृष्ण सिंह को जो है श्री बाबू, मैंने पहले भी बताया था कि इनका भी श्री है, यहाँ भी श्री आता, श्री बाबू नाम से भी जानते हैं। और यह कैसे कृष्ण है और कैसे केसरी है, तो बिहार केसरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये जैसे कि श्री कृष्ण सिंह है और अनुग्रह नारायण दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, तो दोनों में अच्छा खासा मित्रता थी, ठीक है। ये 1921 के जो एनसीएम में भी मौजूद थे श्री कृष्ण सिंह। और ये हजारीबाग जेल इसमें लिखा गया, मतलब ये हजारीबाग जेल में शायद हो सकता है इनको जाना पड़ा हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हजारीबाग जेल अगर लिखा है तो कहीं हो सकता है कि कहीं ना हजारीबाग जेल में ये रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स को यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, तो खैर मैं इसको मैं बाद में अभी करवाऊँगा जब नोट्स ख़त्म ये हो जाएगा सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, कुछ और बचा हुआ कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे है कि एंटीबायोटिक जो है, ये यहाँ से बायोलॉजी का मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा है। एंटीबायोटिक है तो किसके द्वारा दिया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दिया था 1928 में। और ये किससे आता है, ये फंगस से निकल के आता है, पेंसिलिन है ये पहला, ये बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। जब बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ होगा। तो हालांकि मैंने इसी में ये नोट्स लिख दिया, तो इसमें और मैं ये देखता हूँ और कुछ है कि नहीं। ये इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अच्छा ये खैर करंट अफेयर में जो इसको पढ़ा जाए। खैर ये नोट्स का यहीं पे ख़त्म होता है। और कुछ पॉइंट है, ठीक है। और कुछ पॉइंट ये है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन था ये 1931 में हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा,
1931 में हुआ था। अब इसको कैसे याद करना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी है सिर्फ। तो ये 1 2 ये इसमें क्या था, जैसे कि देखिए एक वर्ड यहाँ पे 2 वर्ड या तीसरा वर्ड है, टोटल 3 वर्ड हो गया, तो इसलिए 30 हो गया यहाँ पे 30, और यहाँ पे कांग्रेस ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये पहला था तो ये 31 हो गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो ये इनको कौन हेड कर रहे थे, ये नरेंद्र देव इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को कौन हेड कर रहे थे, नरेंद्र देव, ठीक। उसके बाद आता है फिर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कौन हेड कर रहे थे, ये 1934 में बनता है और इसको हेड कर रहे थे अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे और मिंटो थे, और फिर नरेंद्र देव भी थे। तो इनको जो प्रेसिडेंट होते हैं जो वो रहते हैं नरेंद्र देव, और फिर जो सचिव होते हैं वो जयप्रकाश नारायण होते हैं, ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब यहाँ होता है बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा हम लोगों ने पढ़ा था 1922 में, जुबेर जी के द्वारा और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुआ था। फिर आता है बिहार प्रोविजनल किसान सभा, बिहार वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा 1929 में, स्वामी सजानंद सरस्वती। फिर आया है ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये कब है, 1936 में, ये स्वामी सजानंद सरस्वती के लखनऊ में हुआ था। तो खैर ये सारा पॉइंट तो कवर किया ही है, ठीक है। तो अब यहीं से इस नोट्स का समापन होता है। अब ये हम लोग जो है अपने नेक्स्ट नोट में चलते हैं, ठीक है। अब वो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पे ये सेकेंड नोट्स का मेरा वीडियो सीरीज ख़त्म होता है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब याद